कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर को। त्रिशा जो कि एक तरफ पढ़ाई में अपने मन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पढ़ाई उससे हो जाए ये कोई मामूली बात थोड़ी न थी। वहीं दूसरी तरफ मृदुल जो लगातार दानिश को सुनाए जा रही थी कि वो कब उसे शादी करके अपने साथ ले जाएगा। लेकिन दानिश जो काफी ज्यादा इस वक्त सैड था। हाँ, मृदुल के सामने तो उसने कभी इस बात को जाहिर नहीं किया था, लेकिन फिर वो अकेले में जाकर के बस चुपचाप शांति से बैठ जाता है। क्योंकि जिस तरह से मृदुल उससे जिद कर रही थी, मुझे अपने घर लेकर चलो, मुझे अपने ससुराल वालों से मिलना है, मुझे उनके साथ रहना है, अकेले नहीं रहना मुझे। वही दानिश जो कुछ सोचते हुए कहता है, कहाँ लेकर जाऊंगा तुम्हें? मेरे पास तो कोई परिवार भी नहीं है। आखिर क्या करूंगा मैं जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो पूरी दुनिया में सिर्फ अकेला पड़ा हूं। आई नो मैंने तुमसे इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं, क्योंकि मुझे सर की फैमिली अपनी फैमिली लगने लगी थी। पर मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? लेकिन वहां पर तुम्हें मेरे अलावा और कोई मिलेगा भी तो नहीं। दानिश बस अपने परिवार वालों के बारे में सोच रहा था, जो कि कुछ साल पहले ही किसी हादसे में मारे गए थे। और फिर वो इन सारी बातों को सोच सोच करके परेशान हो जाता है, जिससे वो तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा जो कि घूरते हुए इस वक्त अविराज को देखे जा रही थी और फिर कहती है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप वाकई मेरी दीदी के बारे में कुछ जानते हैं? और फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो वो सेफ रहेंगी? क्या मतलब था इसका? उसके सवालों को सुनने के बाद अविराज जो कि उसके बुक को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, मिस त्रिशा, क्लास में टॉपिक चेंज करने से पहले परमिशन ली जाती है, और जिस टॉपिक पर आप बात कर रही हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। और फिर अविराज जो धीरे से अपने पेन को उठा करके उसके फोरहेड पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, और ये जो छोटा सा दिमाग है ना, उसमें ज्यादा डेटा भरोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। मेक श्योर तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी की चीजें हैंडल करने के लिए मैं हूं यहाँ। कम ऑन, फोकस। और फिर ये बोलकर कि अभी वो जैसे ही पढ़ाते धीरे से खुद से खुसर फुसर करते हुए त्रिशा कहती है, इतना क्यों पसंद है इन्हें पढ़ाई? बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हर बात पे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ती रहूं मैं, पढ़ते पढ़ते मर जाऊं मैं। इतनी मोटी मोटी तो किताबें, डर लगता है देख करके मुझे। हर बात पे पनिशमेंट दे दूंगा, बस मुझे परेशान करते रहते हैं। उसकी सारी खुसर फुसर अविराज सुन रहे थे, अपने गालों को अपने हाथों पर टिका करके। और जैसे त्रिशा की नजर ऊपर की तरफ पहुंचती है, बुक से हट करके अविराज उसी को घूरे जा रहे थे, बहुत ही ज्यादा सीरियस वे में, जिसे देखते हुए त्रिशा अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहती है, मैं तो बस ये कह रही थी कि अब पढ़ लेते हैं। हाँ, तो पढ़ाई कर लेते हैं एक्चुअली। थोड़ा देर अविराज उसे पढ़ाना शुरू किए थे, लेकिन जैसे उनका पहला क्वेश्चन अभी त्रिशा के सामने पहुंच पाता, आधे में ही त्रिशा जो काफी तेज आवाज में कहती है, मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज, अगर मैंने पानी नहीं पिया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझे डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके ऐसे अचानक से न जाने प्यास की तलब कहाँ से ही लग गई थी, लेकिन अविराज समझ पा रहे थे कि ये उसके क्वेश्चन का जवाब ना आने का एक बहाना है। और फिर वो उसकी तरफ हल्का सा बेंड होते हुए कहते हैं, प्यास लगी है? त्रिशा धीरे से अपने चेहरे को हाँ में लाकर कहती है, बहुत जोर से प्यास लगी है, प्लीज मुझे पानी पीने जाने दीजिए ना। अब मुझे लगता है कि मुझे पानी पी ही लेना चाहिए, और वैसे आप तो डॉक्टर हैं, आप तो जानते हैं पानी शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। और ये बोलकर वो धीरे धीरे उठने लगी थी, और जैसे अभी वो खड़ी होकर के बुक टेबल पर रख करके वहां से भाग पाती, उससे पहले ही अविनाश ने उसकी कलाई को हल्का आगे की तरफ पकड़ लिया था और धीरे से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे स्टूडेंट को। और फिर वो खुद अब खड़े हो चुके थे और त्रिशा के ठीक सामने पहुंचते हुए कहते हैं, पानी मैं लेकर आऊंगा, तुम यहाँ पढ़ाई करो और रिवाइज करो, मैं आकर पूछ रहा हूँ, उसके बाद से तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और जैसे अभी वो जा पाती, उससे पहले ही त्रिशा के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, अच्छा है कम से कम बाहर जाएंगे, इसी बहाने थोड़ा सा ऐश कर लूंगी, मेरे सर पर ऐसे कुकर की तरह बैठे रहते हमेशा। तभी पीछे मुड़ते अविराज कहते हैं, और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में तो सोचना भी मत। और फिर उसके पैरों की तरफ देखकर कहते हैं, अगर तुमने और कोई बदमाशी की तो पैर भी बांध दूंगा। और फिर वो धीरे से उससे कहते हैं, मिल्खा सिंह की फीमेल वर्जन। जैसे ही त्रिशा ने यह सुना था, वो जाकर के चेयर पर चुपचाप बैठते हुए कहती है, हाँ नहीं भागूंगी,
और वैसे भी मुझे भागने का कोई शौक थोड़ी ना है। अविराज जो हल्का सा स्मर्क करते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे, क्योंकि अब इसका वो क्या ही जवाब देते। उन्हें तो अच्छे से पता था कि त्रिशा को भागने का कितना शौक है। वो बाहर की तरफ स्टडी के वैसे अपने काम के लिए कभी नहीं निकलते थे, क्योंकि जब भी वो काम करना शुरू करते थे वो पूरी तरह से उसमें मग्न हो जाते थे। 5 से 6 घंटे तो उनके स्टडी रूम का दरवाजा खुलता तक नहीं था, और आज आधे घंटे के अंदर ही वो बाहर आ गए हैं, और वो भी नीचे की तरफ आ रहे थे, जहां सब लोग इस वक्त बैठ करके बातें कर रहे थे। आरोही जी, अर्चना जी, और इस वक्त तो नूर भी उन लोग के साथ ही गॉसिप में लगी हुई थी। युग जो कि उस गॉसिप को और ज्यादा एंटरटेनिंग बना रहा था। तभी सबकी नजर पड़ती है इस वक्त आ रहे अविराज पर। वीर भी थोड़े दूर पर ही बैठा हुआ था, अपने हाथ में न्यूज़पेपर लेकर के। उसे करंट अफेयर्स में चल रही चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, तो जब भी वो एंटरटेन होता था वो इसी तरह से होता था। बाकियों की तरह फोन चला करके वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। अविराज ने उससे ऐसी ट्रेनिंग दी थी। जैसे वो नीचे की तरफ आ रहे थे, अर्चना जी जो कि उनकी तरफ मुड़ते हुए पूछती है, क्या बात है बेटा, कुछ चाहिए था क्या? अविराज अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए कहते हैं, क्या दिन आ गया, पानी लेने जा रहा हूँ, वो भी स्टूडेंट के लिए। उन्होंने बहुत ही धीरे आवाज में कहा था, और तभी सारे लोग जो कि उनकी तरफ देख रहे थे कि वो तो किचन की तरफ जा रहे हैं। अविराज जी किचन की तरफ जा रहे हैं, ये कोई मामूली बात थोड़ी ना थी। और इस बात पर एकदम से युग खड़े होते हुए कहता है, कुछ तो लोचा चल रहा है इधर। मतलब भाई अभी अभी किचन में गए, आप लोग ने देखा क्या? नूर जो कहती है, क्यों, हमारे पास ये जो 2 आंखें दिख रही है वो काम नहीं करती हैं क्या? हमें भी दिखाई दिया कि भाई किचन में ही जा रहे हैं, पर जा क्यों रहे हैं? आरोही जी जो कि हंसते हुए एक ताली मारते हुए कहती है, अरे आप लोग तो नहीं जान रहे, लेकिन मैं जान रही हूँ। जैसे जब बेबी आ जाती है तो इंसान बदल जाता है। तभी ये सुन करके अर्चना जी जो कि थोड़ा सोच में डूबते हुए कहती हैं, बीवी? पर बीवी कहाँ है उसकी? वो तो ना जाने किस हालत में होगी बेचारी, और अचानक से कहाँ चली गई होगी। करके आरोही जो कहती है, अरे नहीं बाबा, वो नहीं कह रही थी, मतलब हो तो गई है ना शादी, अब देखिएगा धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आएंगे। और फिर वो तो साली जी हैं, साली जी तो उंगलियों पर नचाती है अपने जीजू को, क्यों? नूर पर ये बात जैसे ही अभी आरोही जी देख कर के बोली थी, तभी नूर अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं, अविराज भाई को कोई नहीं नचा सकता, जो अविराज भाई के साथ रहेगा वही नाच जाएगा। आप ना जानती नहीं है भाभी, आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं भाई। हाँ वो बात अलग है, आपसे ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन आप उनकी डांट वाट कभी सुनी भी हो? अभी आप नई नई आई हो ना, इस वजह से। आरोही की भी शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। वीर इस वक्त किचन के ठीक बाहर ही आकर के खड़ा था, और अपने हाथ में आराम से न्यूज़पेपर पकड़े हुए बड़े स्टाइल में पोज मार करके उन्हीं की तरफ देखे जा रहा था। अविराज अपने हाथ में पूरा का पूरा बॉटल और उसके साथ एक ग्लास लेकर जा रहे थे। तभी जाते जाते उनकी नजर भी पड़ जाती है वीर पर। वीर जो न्यूज़पेपर को धीरे से नीचे करता है और अपनी आंखों से अविराज को जाते हुए देखकर कहता है, क्या बात है, आप पानी लेने के लिए आए थे, खुद के लिए क्या? अविराज जो जाते हुए वीर की तरफ एक बार देखते हैं और फिर साइलेंट होकर के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वीर समझ गया था और पीछे पीछे आते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप त्रिशा जी की कुछ ज्यादा ही बातें मान रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, युग को काफी इंटरेस्ट है उस लड़की में। जैसे ही अभी अविराज ने इतना सुना था, वो वीर की तरफ घूरते हुए कहते हैं, आइंदा से अगर इस तरह की बातें अपने मुंह से निकाली ना। और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, समझ रहे हो ना आगे क्या होगा तुम्हारे साथ। और ये बोलकर कि वो ऊपर की तरफ निकल गए थे बिना किसी से बात किए। और वो ऐसे ही थे, बहुत ज्यादा कोल्ड। उन्हें किसी से भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, सिर्फ अपने काम से मतलब होता था। घर वालों से भी वो तभी बातें करते थे जब उन्हें कोई काम होता था। अब वो पहुंच चुके थे। अब वो पहुंचते हैं फाइनली अपने कमरे में, जहां पर त्रिशा मैडम जो कि इधर उधर कमरे को छानबीन कर रही थी, जैसे कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसकी हरकतों को देख करके धीरे से पीछे से आवाज आती है, हो गई तुम्हारी पढ़ाई, पूछो मैं। जैसे ही त्रिशा ने ये सुना था, वो झट से जाकर के चेयर पर बैठती है और फिर बुक लेकर के बैठ जाती है। लेकिन इस वक्त जो बुक का पेज खुला था वो कोई और था। और ये देख करके अविराज जो हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम यहाँ पहुंच गए, पेज नंबर। और जैसे उन्होंने पेज नंबर देखा था, वो त्रिशा से पूछते हैं, पेज नंबर क्या है? त्रिशा जो खुद ही अपने पेज नंबर को अभी तक नोटिस ही नहीं की थी, और फिर उसे देखते हुए कहती है, 69। मुझे लगा कि ये वाला भी टॉपिक पढ़ ही लेती हूँ। अब तो अविराज जो आराम से बैठते हुए कहते हैं, अच्छा
तो तुम 69 पेज नंबर पे आ गई, वो भी 3rd पेज नंबर से। तो इस हिसाब से तो तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है तृषा। मैंने जो टॉपिक दिया वो तो क्लियर ही हो गया होगा, याद भी हो गया होगा, है ना? तभी तृषा खड़े होते कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई आवाज लगा रहा है, कहीं आंटी जी तो नहीं बुला रही मुझे, हो सकता है उन्हें कोई काम हो। अविराज उसके सामने बॉटल रखते हैं और फिर ग्लास, और फिर उससे कहते हैं, पहले तुम पानी पियो, तुम्हारी वजह से नीचे गया था मैं पानी लेने के लिए। तृषा जो अपना कंधा उचकाती है और फिर बड़े कैजुअल वे में कहती है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पानी तो कोई पिला सकता है, और आप क्या महाराजा जो पानी ले आए तो बहुत एहसान जता रहे हैं। अविराज जोर से अपने हाथ को काउंटर पर मारते हुए कहते हैं, आइंदा से मुझसे इस टोन में कभी बात मत करना तुम्हें पता है सब लोग मुझसे कितना डरते हैं। तभी तृषा जो उनकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ तो इसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, अवार्ड नहीं मिलना चाहिए आपको कि आपसे सब डरते हैं, बुरी बात है ये। आपको पता है किससे डरता है इंसान? राक्षसों से। और इंसान राक्षस बन जाए तो फिर उसे इस बात पर घमंड नहीं, बुरा लगना चाहिए। तुम्हें जरा भी आइडिया कि तुम किससे बात कर रही हो? इस बात पर तृषा जो कि पानी का सिर्फ एक सिप ली थी और फिर कहती है, हाँ मुझे तो अच्छे से आइडिया है, एक अजीब खड़ूस प्रोफेसर से जो कि बहुत ही ज्यादा खड़ू है। अब मैं जा रही हूँ बाहर, बस हो गया मेरा पढ़ाई का टाइम खत्म। वो जैसे अभी बोल करके वहां से निकल पाती, अविराज उसकी तरफ घूमते हुए कहते हैं, तुम किसी दिन बहुत पिटोगी मुझसे। तृषा भी मुड़कर पूछती है, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आपको पढ़ाने में इतना क्यों मजा आता है कि आप मुझे मेरे घर से उठाकर यहाँ पर ले आए? हाँ, आप मुझे कॉलेज में भी तो सिर्फ पढ़ा सकते थे ना। आराम से वो लीन होकर के अपने चेयर पर उसका जवाब देते हैं, क्या करता, तुम्हारे कॉलेज में शैतानियां बढ़ती जा रही थी और पढ़ाई तुमसे हो नहीं रही थी। यहाँ पर तुम्हें पढ़ाई की एनवायरमेंट मिलेगी, मेरे साथ रहोगी, मेरी नजरों के सामने, तो ज्यादा अच्छे से रहोगी। तृषा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे तो पता है, आपको न जाने क्या दुश्मनी है मुझसे। माया की जो दीदी ने किया वो ठीक नहीं था, मगर इसका मतलब ये थोड़ा कि आप उसका बदला मुझसे लेंगे। मैं देख रही हूँ आप मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ निकल ही गई थी, क्योंकि उसे तो यहाँ से भागना था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दम घुट जाएगा यहाँ पर। अविराज को भी अपना बहुत सारा काम था। तृषा वहां गई थी, उसके बाद से सबसे पहले तो अविराज उसके उस ग्लास की तरफ देखते हैं जिसपे उसने अपने होठों से पिंक शेड छोड़ दिया था, और फिर धीरे से उस ग्लास को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। उनके चेहरे पर अभी स्माइल आ पाती, उससे पहले ही वो सख्त होते हुए कहते हैं, नो वे, कम ऑन, मुझे काम करना है, ये सब बैठकर नहीं सोचने वाला मैं। उसे वो साइड में रखे थे और फिर बॉटल को भी साइड में हटाते हुए अपने मॉनिटर पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका दिमाग काम पर अब ज्यादा लग नहीं रहा था। बार बार वो कुछ सोचते सोचते हंसते रहे थे, तो कभी सोचते सोचते गुस्सा हो जा रहे थे, कभी यूं ही उनकी मुट्ठी कस जा रही थी, तो कभी उनके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जा रही थी। और जैसे भी वो स्माइल करके अपने ठीक बगल में देखे थे, जहां पर अभी दूर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, वो खुद की तरफ देखकर पूछते हैं, क्या है, हंस क्यों रहे हो? तभी वो खुद से ही जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं मैं हंस कहाँ रहा हूं, मैं तो बस। नहीं तुम हंस रहे हो, वो दिखाई दे रहा है मुझे। और तुम्हें हंसी किस बात से आ रही है? ज्यादा नहीं सोच रहे उसके बारे में, स्टूडेंट है तुम्हारी, दैट्स इट। तब इस बात पर वो खुद से कहते हैं, थोड़ी सी बीवी भी तो है। हाँ वो बात अलग है कि मेरी शादी किसी और से होने वाली थी, बट इट्स ओके, अब जिससे हुई है उससे हुई है। लेकिन उसे ये बात कैसे बताऊंगा? उसे जब पता चलेगा वो तो रो देगी। जब उसे एज अ प्रोफेसर में इतना ज्यादा डरावने लगता हूँ, तो एज अ हस्बैंड मुझे बर्दाश्त भी कर पाएगी वो? वहीं दूसरी तरफ तृषा जो कि अपने अलग ही दुनिया में मस्त थी। यहाँ पर युग था, वीर था, नूर थी, आरोही थी, अर्चना जी थी, सब लोग। और इस वक्त वो सबके साथ बैठ करके आराम से पालथी मार करके गप सड़ाके लगाए जा रही थी। वो अपनी दादी के बारे में बता रही थी कि किस तरह से उसकी दादी हमेशा उसे इधर उधर परेशान किया करती हैं। कभी उसे पानी मंगवाती हैं, कभी उससे काढ़ा मंगवाती हैं, और ऊपर से ये भी कहती हैं कि वो बहुत ज्यादा शोर करती है। तभी नूर कहती है, आप लोग के मॉम डैड आपको मिस नहीं कर रहे होंगे बेचारे। तभी तृषा जो कुछ सोचते हुए कहती है, वो लोग मुझे मिस करेंगे? उन लोग के तो सर से ना एक आफत की पुड़िया गई है, उन लोगों को तो मजा ही आ रहा होगा, सुकून से रह रहे होंगे। और फिर मम्मी पापा, उन लोगों को तो अलग ही चल रहा होगा कुछ। तभी अर्चना जी कहती है, अरे क्या भूल रही हो बेटा? आरोही कहती है, ओ तो इसका मतलब ये तो हमारे सासू माँ और ससुर जी जैसे हैं। मुझे इस हिसाब से तो तुम्हारे मॉम डैड से आराम से मिलना पड़ेगा। ये तो हमारी अर्चना मम्मा को इतनी ज्यादा पसंद है तुम्हारी मम्मा।
वो सेम वाइब आती होगी ना दोनों की, इसी वजह से। क्यों मम्मी जी? अर्चना जी हल्का सा हंसते हुए कहती हैं, तुम्हारे पापा भी घर पर हैं नहीं बेटा, और अभी वो कुछ दिन बाद लौटेंगे। जिस दिन लौटेंगे ना, सारी शिकायत करूंगी मैं उनसे। तब ये सुन करके आरोही कहती है, देखा, एक भी बात छुपा नहीं पाती उनसे। मतलब कसम से जोड़ी हो तो आप दोनों जैसी, हाय नजर ना लगे। तभी नूर कहती है, आप तो ऐसे बात कर रही हो आरोही भाभी, जैसे कि आपको बड़े भाई प्यार ही नहीं करते। आपको भी तो बहुत सारा प्यार मिलता है उनसे, वो केयर भी करते हैं आपकी। तभी आरोही कहती है, बस बस, उनके जैसा सड़ो इंसान तो मैंने शायद ही आज तक देखा होगा। हाँ, उनका कॉपी कैट एकदम अविराज है। वैसे तो दोनों सगे भाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हरकतें बिल्कुल सेम। तभी युग खुश होते हुए कहता है, और मैं भाभी, मैं कैसा हूँ? आरोही जो अपना एक हाथ बढ़ा करके उसके साथ हाई फाई करते हुए कहती है, आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, इसीलिए तो आपके साथ मेरी वाइब मैच होती है। तभी तृषा कहती है, मुझे भी इन्वॉल्व कर लो इस ग्रुप में, और मुझे ना जब भी अगर वो पढ़ाएं तो प्लीज आप लोग मुझे चिल्ला करके आवाज लगा देना। वो क्या है ना, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, और वो है कि बस पढ़ाई 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 करते रहते हैं। इतना कौन पढ़ाता है आंटी, आप ही बताइए। मेरा छोटा सा दिमाग है, खुद कहते हैं मेरा छोटा सा दिमाग है, ब्लास्ट हो जाएगा, और उसमें इतना ज्यादा डेटा भरेंगे तो हो जाएगा ना ब्लास्ट। अर्चना जी कहती हैं, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। तभी योग अपनी मम्मा के दूसरे साइड के बगल में बैठते हुए कहता है, तो क्या बोलती हो, मैं अगर इस बार 12th पास किया तो इसके साथ मेरी कुछ हो जाएगा क्या सेटिंग वेटिंग? मतलब अगर आप बात करोगे रिश्ते के लिए तो उसके घर वाले मना भी नहीं करेंगे। प्लीज ना मम्मा, मेरे जैसी है ना बिल्कुल। वीर जो युग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, अच्छा भाई, तो तुझे शादी करने का मन कर रहा है, और वो भी तृषा से? और ये बोलते बोलते वो उसके कान के पास झुक चुका था और उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, 2 साल के रिजल्ट तो तुझसे बदल नहीं पा रहे, साले तू शादी करेगा? जा करके पढ़ाई कर, चल। और के वीर काफी जोर से युग का हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाने लगा था। तभी एक मेड जो आकर के धीरे से कहती है, मैडम सर आपको बुला रहे हैं। लेकिन तृषा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसे लगा था कि कोई और ही होगा मैडम यहाँ पर, वरना उसे तो मैडम सुनने की आदत भी नहीं थी। तभी आरोही धीरे से कहती है, तृषा तुम्हें ही कह रही है, देखो क्या कह रही है। स्टाफ की तरफ वो जैसे देखी थी, वो स्टाफ धीरे से कहती है, आपको सर ऊपर बुला रहे हैं, आपका ब्रेक टाइम खत्म हो गया है, पढ़ाई करनी है आपको। इसी वक्त तृषा अपने सर पर जोर से अपना हाथ मारते हुए कहती है, हे भगवान, फिर से पढ़ाई करवाएंगे? आंटी क्या खाकर पैदा किया था, बुक वुक खा लिया था क्या जब ये पेट में थे तो? और ये बोल करके वो मुंह बनाते वहां से भाग गई थी। नूर भी वहां से जाते हुए कहती है, मैं भी पढ़ लेती हूँ, वरना घर में 2-2 प्रोफेसर जैसे लोग होना कोई मामूली बात नहीं होती है। भाभी आप ही की ऐश है यार, काश जल्दी से मेरी भी शादी हो जाए। और ये बोलकर वो भी अपने रूम में भाग गई थी। तृषा जो धीरे से दरवाजे को खोलती और फिर अंदर की तरफ आते हुए कहती है, हाँ कुछ काम था आपको? अविराज उसको सामने बैठने का इशारा कर दिए थे अपने, जिससे चुपचाप जा करके तृषा बैठती और फिर बुक खोल करके बस यूं ही उनको घूरे जा रही थी। एक तरफ मॉनिटर के दूसरी तरफ अविराज और वहीं दूसरी तरफ तृषा। अविराज की नजर मॉनिटर पर और तृषा की नजर अविराज पर। बेचारी का आज का तो पूरा दिन वो खा गए थे, बस यूं ही उससे पढ़ाई करवाते और उससे नोट्स बनवाते। तो अब काफी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। हाँ वो पढ़ती तो थी, मगर उसे ब्रेक चाहिए होता था। ऐसे लगातार बैठ करके पढ़ना उसके लिए कोई मामूली बात नहीं थी। और इस बात को विराज भी नोटिस करे थे कि ये लड़की पढ़ाई से इतना ज्यादा भागती और इतना घबराती क्यों है। पर वो भी इस बात पर आज ज्यादा उसे फोर्स नहीं करने वाले थे और बस उसे 5 घंटा पढ़ा करके छोड़ देते हैं। और उन्हें लगता है कि उन्होंने तो बहुत एहसान कर दिया है तृषा पर। वो तृषा के बुक को बंद करते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, इतना नोट्स कंप्लीट रखो, और हाँ ये नोट्स तुम कॉलेज में लेकर नहीं जाओगी, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बात कॉलेज में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तृषा जो धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए वही बुक पर चुपचाप अपने सर को टिकाते हुए कहती हैं, नहीं बताऊंगी, मैं क्यों बताने जाऊंगी किसी को कि आप मुझे पर्सनली पढ़ाते हैं। अविराज जो उसको नींद भरी आवाज में देखते हैं तो तुरंत ही उसके बगल में आकर खड़े होते हैं और फिर उसको उसके हाथ से पकड़कर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी तृषा कहती है, मुझे यहीं सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। लेकिन तभी अविराज जो कि उसकी कमर पर धीरे से अपने हाथों को रखते हुए उसे काफी झटके से खड़ा कर दिए थे, जिससे तृषा, जिसकी आंखें अभी तक तो बंद हो रही थी मगर अचानक ही खुल गई थी, और फिर उसे धीरे से कहते हैं, सोना है तो रूम में जाकर सो, लेकिन बिना खाना खाए नहीं सोना है, चलो पहले तुम्हें कुछ खिला दूं।
त्रिशा को इस तरह अपने करीब रख करके ये बात बोलना कोई नॉर्मल बात थोड़ी ना थी। त्रिशा सबसे पहले तो उनके हाथों को अपने कमर से हटाती और फिर हल्का सा दूर होकर के अपने चेहरे को काफी ज्यादा हैरानी के साथ वो एक्सप्रेशंस दी जा रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान कब सॉफ्ट हो जाता है और कब इतना हार्श, पता ही नहीं चलता। वो धीरे से कहती है, आप मुझे क्यों खाना खिलाएंगे, मैं खुद खा लूंगी, पर सच में मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सो चाहती हूँ। अविराज जो धीरे से उसकी गालों पर अपने एक हाथ को टैप करते हुए कहते हैं, ठीक है मैम, तुम्हारे कमरे में सूप लेकर आता हूँ, वो पी लो, उसके बाद से सो जाना। और ये बोलकर के वो कमरे से बाहर निकल गए थे और वहीं दूसरी तरफ त्रिशा भी उसी कमरे में जा चुकी थी जहां से वो बड़े मुश्किल से भागी थी। और जब जब वो उस कमरे को देखती, वो अपने मन में गुस्सा करते हुए कहती है, मम्मी और पापा, आप दोनों तो रुक जाओ, बहुत मन कर रहा था क्या अकेले रोमांस करने को, जो मुझे यहाँ पर भेज दिया, ये भी कोई बात होती है। और फिर वो अपने फोन को अपने कानों पर लगा करके अपनी मम्मी से बात करना शुरू कर दी थी, जहां उसके पापा भी इस वक्त मौजूद थे और उससे बात करके उसके मन को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन त्रिशा जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, आप लोग प्लीज मुझे ले आओ ना अपने पास। तभी सुहाना जी कहती हैं, बेटा तुम समझ नहीं रही हो ना, देखो वहां पर रहोगी तो अच्छे से तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी और तुम्हें तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनना था ना बेटा, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तभी त्रिशा कहती है, मम्मा आपको पता है, पहले वो मुझे 1 घंटा पढ़ाए और उसके बाद से 5 घंटा लगातार पढ़ाए, इतना कौन पढ़ता है मम्मा, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, मैं भाग जाऊंगी फिर से। तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ उसमें तो तुम माहिर हो। जैसे आवाज उसके कानों में गई थी, वो धीरे से कहती है, मम्मी मैं फोन रखती हूँ, बाय। और फिर वो पीछे की तरफ देखती है बड़े मासूमियत से और प्यार से अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है, आप आ गए इतनी जल्दी, मुझे लगा सूप बनाने में तो टाइम लगता है। अविराज उसके सामने बाउल का सूप रखते हुए कहते हैं, टाइम तो लगता है मगर आपको टाइम का अंदाजा नहीं होता, सूप है पी लेना और पूरा खत्म कर लेना, तुम्हारे दिमाग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, इसमें ऐसी चीजें मिले जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा शार्प होगा और चीजें जल्दी याद होंगी। और जाते जाते वो एक और बार उसी की तरफ देखते हुए कहते हैं, और हाँ, कल अगर मैं क्लास में पढ़ाऊं तो तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। तभी त्रिशा बस अपने चेहरे को हाँ मिलाती थी। वो जाते जाते एक और बार त्रिशा की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, एक और बात, अगर मैं कल क्वेश्चन करूं तो मुझे जवाब तुम दोगी किसी भी कीमत पर, और अगर मुझे तुमसे आंसर नहीं मिला ना त्रिशा, तो फिर देखो तुम क्या करता हूं मैं तुम्हारे साथ। त्रिशा जो मन में कहती है, क्या ही करेंगे, जितना कर रहे हैं उतना क्या कम है। अब वो वहां से जा चुके थे और त्रिशा अकेले अपने सूप और अपने बुक्स के दुनिया में फिर से फंस चुकी थी। वो धीरे धीरे सूप को खत्म करती और फिर बस घोड़े बेच करके सोना शुरू कर दी थी। लेकिन उसे कहाँ पता था अभी सोते सोते ही सुबह हो जाती है। अभी तो वो बेड पर गई ही थी, लेकिन तभी 5 मिनट बाद काफी तेज उसके कानों में आवाज पड़ती है, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें, उठो। जैसे उसे एक आवाज आई थी, वो अपने मुंह पर पिलो रखते हुए कहती है, मम्मी यार सोने दो। तभी एक और बार आवाज आती है, मैं कुछ कह रहा हूँ, उठो। फिर वो धीरे से कुछ नोटिस करते हुए कहती है, मम्मी आपके गले को क्या हुआ है, खराब हो गया तो जाकर के पानी पियो यार, ऐसे मर्दों की तरह कौन बोलता है। उसके मुंह से अब पिलो हट चुका था और साथ ही उसके शरीर से अब ब्लैंकेट भी, और उसके हाथों को कोई जोर से पकड़ करके अचानक ही बैठा दिया था, जिससे त्रिशा एकदम से अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, हाँ क्या हुआ। उसके सामने जो शख्स था उसे देख करके वो एकदम से अपनी आंखों को मलते हुए कहती है, मम्मी आपकी दाढ़ी भी आ गई, ओह आप पापा, ये कौन है। ओ नो सर, गुड मॉर्निंग सर। उसे लगता है कि वो क्लास में ही सो गई है और उसके इन सारे हरकतों को देख करके अविराज और फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, कॉलेज नहीं जाना है तुम्हें। ये देखकर कि त्रिशा अगल बगल देखते हुए कहती है, मैं अभी तक कॉलेज में नहीं आई, तो फिर आप मेरे सामने क्या कर रहे हो। ओह मैं तो आप ही के घर पे रहती हूँ ना। अविराज उसके सर पर धीरे से अपने हाथ को टैप करते हुए कहते हैं, तुम्हारा ये ऊपर से पूरा खाली है क्या, रह रह करके रीसेट के मोड पे चली जाती हो तुम, पागल कहेंगी, जल्दी से तैयार हो, मैं वेट कर रहा हूँ। तब ये सुनकर त्रिशा कहती है, पर अभी तो मैं सोने गई थी, अभी कैसे उठ गई, सुबह हो गई क्या। अविराज जो वॉच की तरफ टाइम दिखाते हुए कहते हैं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, सिर्फ आधे घंटे तुम्हारे पास, तैयार हो और चलो मेरे साथ। वो मुंह बना करके अपनी नाक सिकोड़ती हुई फिर कहती है, बस तैयार हो और चलो मेरे साथ।
क्या जिंदगी हो गई है मेरी। पढ़ाई पढ़ाई, उसके बाद से सुबह भी उठना पड़ता है, रात में लेट से सोना पड़ता है। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। मुझे नहीं पढ़ना है अब उसे मजबूरन जल्दी जल्दी आधे घंटे में तैयार तो होना ही था, और वो तैयार हो भी जाती है। बालों को यूं ही आज बांध करके अपने हाथों में कुछ बुक्स पकड़ती और साथ ही अपने बैग्स में भी कुछ बुक्स डाल करके वो नीचे की तरफ जल्दी जल्दी आ रही थी। उसके हाथों में फोन था और उसके साथ ही वो बुक को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, मुझे कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करना, मेरी आदत नहीं सुबह कुछ खाने की। लेकिन तब तक पीछे से एक आवाज आती है, मैंने तो आज हलवा पूरी बनाया था, सोचा कि यहाँ से तुम पहली बार कॉलेज जा रही तो कुछ मीठा खाकर जाओ। जैसे ही तृषा ने यह सुना था वो पीछे झटके से मुड़ती है और फिर बच्चों की तरह भागते हुए कहती है, हाँ हलवा पूरी मुझे काफी पसंद है, आपको कैसे पता चला? तभी अर्चना जी अविराज की तरफ देखकर कहती हैं, नहीं मुझे तो बस ऐसे ही किसी ने आकर बोला कि हलवा पूरी बना दो, तुम्हें पसंद है ये मुझे नहीं पता था बेटा। और रह रह करके अर्चना जी की नजर अविराज पर ही जा रही थी, और फिर न जाने क्यों अविराज की नजर जिस तरह से तृषा पर थी उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, और इस बारे में वो अविराज से बात भी करना चाह रही थी, लेकिन इस वक्त उनका बात करना मुनासिब नहीं होता। सुबह का वक्त था और अविराज को भी लेट हो रहा था। उसके हाथ में अब एक प्लेट था जिसमें हलवा और पूरी रखी हुई थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही पूरी खाकर जाने वाली थी। तभी उसके मुंह पर एक और कौर आता है जो कि आरोही जी ने डाला था, और फिर धीरे से कहती है, गुड लक, उम्मीद करती हूँ आज से तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाए। त्रिशा जो मुंह बनाते हुए कहती है, वो कैसे हो सकता है जब प्रोफेसर ही राक्षस हो तो। और ये बोल करके वो अपने बैग में अपनी बुक्स भरते हुए कहती है, चले सर। अविनाश भी अपनी कॉफी खत्म कर चुके थे और उसके साथ अब वो भी बाहर की तरफ निकलने लगे थे। अर्चना जी को किसी सोच में गुम देख करके नूर जो उनके बगल में आते हुए कहते हैं, आप क्या सिर्फ उन्हीं ही खिलाओगे? हम लोग क्या भूखे रहे? हमें भी कॉलेज जाना है मम्मा। अर्चना जी अपने होश में वापस आते हुए कहती हैं, हाँ लो लो तुम लोग भी खाओ। आरोही जो इस तरह से उन्हें कुछ सोचता पा करके धीरे से कहती है, कुछ बात है? आराम से हम बात कर लेंगे इस बारे में, जो भी आपको परेशान कर रहा है। आप भी बैठिए हमारे साथ नाश्ता करिए। चुपचाप आज तृषा बस अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। इतना ज्यादा शांति थी उसकी गाड़ी में जिससे वो म्यूजिक की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं सोच रही थी कुछ गाना चला देती तो। अविराज जो भी ना उसकी तरफ देखे हुए कहते हैं, टॉपिक रिवाइज करो, तुमसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा मैं, आंसर नहीं मिला तो एक्स्ट्रा पनिशमेंट भी मिलेगी तुम्हें। कितनी बोरिंग हो गई थी उसकी लाइफ, यही सोच सोच करके वो मुंह बनाए जा रही थी और अपने हाथों में बुक पकड़े हुए कहती है, इससे बेहतर तो यही होता कि मेरी शादी हो जाती। जैसे उसने इतना बोला था, गाड़ी में वैसे भी बहुत ही सन्नाटा था, सिर्फ आवाज आ रही थी तो एसी की। और ये बात सुनते ही अविराज के चेहरे पर न जाने क्यों हल्की से स्माइल तैर जाती है, लेकिन वह फिर से खुद को सीरियस करते हुए गाड़ी को ड्राइव करने में पूरी फोकस लगाए हुए थे। उनके फोन पर दानिश का कॉल आता है, लेकिन इस वक्त वो फोन को पिक नहीं कर सकते थे। लेकिन कॉल्स लगातार आए जा रहे थे जिसकी वजह से वो परेशान होते हुए फोन को कट कर देते हैं। लेकिन तभी तृषा कहती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता हो कुछ इमरजेंसी हो। अविराज को पता था दानिश की तो बात की शुरुआत ही मृदुल से होती है, भी अगर इस लड़की ने मृदुल का नाम भी सुन लिया तो पागल ही हो जाएगी। लेकिन यूं ही बार बार दानिश की आदत बहुत खराब थी, वो जब भी कॉल करता था लगातार कॉल करना शुरू कर देता था। अविराज अभी उसे काट पाते उससे पहले ही तृषा ने फोन को रिसीव कर दिया था और अभी स्पीकर पर वो तुरंत ही उसे डाल पाती उससे पहले अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, हाउ डेयर यू, नेक्स्ट टाइम से मेरे बिना परमिशन के तो मेरी कोई चीज नहीं छुओगी। और ये बोल करके उन्होंने फोन को कान पे लगा दिया था। तभी उनके हाथ पे स्टीयरिंग थी और फोन जो कि एक हाथ से उन्होंने पकड़ रखा था। तभी तृषा जो कि अपने बुक्स को साइड में रखती और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ा करके अब उनके फोन को अपने हाथ में पकड़ चुकी थी ताकि अविराज को दिक्कत ना हो बात करने में। वो फोन को कान पर उनके लगाते हुए कहती है, आप जरा ध्यान से चलाइएगा गाड़ी, मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना है, पेशेंट नहीं। अविराज चुपचाप सीरियस होकर के ड्राइव करते हुए कहते हैं, बोलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर वो मृदुल की बातें बहुत परेशान कर रही है मुझे, क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं उसे, जिद पर अड़ी हुई है, शादी कब करूंगा। क्या करना है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा, मैं उसे और दिन तक धोखा नहीं दे सकता, उसे बता दो कि मेरे पास कोई नहीं है मेरा। अविराज इस बात पर फोन को एक बार अपने हाथ में लेते हैं और फिर तृषा से कहते हैं, तुम हाथ उठाओ। और
दानिश से बहुत ही सीरियस टोन में कहते हैं, तुम्हें ऐसा लगा है कभी कि तुम्हारे पास फैमिली नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने की, बस कुछ दिन रुको, उसके बाद से वो हमारे साथ रहेगी। और तुम भी। दानिश सुन करके अपनी आंसू को पोंछते हुए कहता है, सर आप कितना एहसान करने वाले हो मुझ पर। हो गया ना, आपने मुझे काम दिया उसके बाद। तभी अविराज उसे कहते हैं, दानिश जो कह रहा हूं उतना सिर्फ सुनो, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं इस बारे में, और जो मैंने डिसाइड कर लिया तुम्हें पता है, मैं अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता। तुम मेरे साथ रहोगे, और वो भी। और ये बोल करके उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था। दानिश उस वक्त अपने घर पर ही था और मृदुल जो कि उसके लिए कुछ खाना बना रही थी, और तभी तेज आवाज में कहती है, आ जाओ मैंने खाना लगा दिया है। तभी दानिश जो इस वक्त अपने ठीक सामने रखे एक छोटे से मूर्ति के पास अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, आपकी लीला भी ना अपरंपार है, समझ ही नहीं आते आप। एक तरफ मुझसे मेरे माँ बाप छीने और दूसरी तरफ से आपने मेरी जिंदगी में अविराज सर को दे दिया। कितना ध्यान रखते हैं वो मेरा, पर पता नहीं मृदुल मानेगी या नहीं। मान ही जाएगी, वैसे भी दोनों बहनें एक साथ रहेंगी तो उन्हें भी तो अच्छा ही लगेगा ना। आई होप सो कि सब अच्छा हो जाए। हाँ, मैडम जी को मनाना भी तो है। वो मृदुल जी के पास जाते तो है, लेकिन आज मृदुल जी उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी। बात तो नहीं करने वाली थी, लेकिन हाँ, अब बिना खाना खाए दानिश को कैसे भेज सकती थी मृदुल। वो बहुत ही ज्यादा शांत थी और चुपचाप बस एक साइड में खड़ी थी। तभी दानिश अपने हाथ में प्लेट लेकर के आता है और फिर उसके सामने एक और बढ़ाते हुए कहता है, खा लो। लेकिन मृदुल अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, मुझे नहीं खाना, आप खाइए और जल्दी से ऑफिस जाइए, आपको तो लेट हो रहा होगा ना। तभी दानिश अपने चेहरे को ना मिलाकर कहता है, ऐसे कैसे खा लूं? जब तक मेरी लक्ष्मी भोग नहीं लगाएंगी मैं कैसे खा सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, वरना मुझे पाप पड़ेगा। चलो खा लो, एक और ही खा लो प्लीज। जैसे ही दानिश ने प्यार से उसे लक्ष्मी बोला था, उसकी आंखें भी थोड़ी नम हो जाती हैं और फिर वो अपने एक हाथ को ले जा करके उनके कंधे पर रखते हुए कहती है, दानिश आपको तो पता है ना, मेरे माँ पापा इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा नाराज होंगे, और वो तो पहले से ही हमारे इस रिश्ते के खिलाफ थे। आपको पता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है सिर्फ आपसे शादी करने के लिए, और अगर आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। दानिश इस बात पर पहले तो प्लेट को एक साइड में रखते और जोर से मृदुल को अपने गले से लगाते हुए कहता है, सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर मुझे कुछ हो भी जाता ना तब भी तुम्हारी लाइफ को सेटल करके ही मरूंगा मैं। जैसे ही मृदुल ने इतना सुना था, वो अपने हाथ को धीरे से ही दानिश के गाल पर चपेट मारते हुए कहती है, इतनी पिटाई करूंगी ना मैं, मुंह सूज जाएगा आपका। खबरदार जिस तरह की बातें की तो कभी मर जाऊंगा। मैं तो आपके आत्मा को भी अपने कंट्रोल में रखूंगी, और जब तक मैं नहीं कहूंगी आपके शरीर से आपकी जान निकलने नहीं वाली। चलिए खाना खाइए। दानिश जो कि फिर से उसकी तरफ कौर बढ़ाए तो, और इस बार मृदुल ने खा लिया था उसे। दोनों की आंखें हल्की हल्की नम थी, मगर दोनों के पास एक प्यारा सा एहसास था। दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते थे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त त्रिशा मैडम जो कि अपने मुंह को बनाए हुए बस यही सोची जा रही थी, कब आएगा कॉलेज? कॉलेज आ जाए यार, कम से कम अपने फ्रेंड से तो मिलूंगी मैं। तभी धीरे से आवाज आती है, ज्यादा अपने फ्रेंड्स पर फोकस करोगी तो वो लोग आगे निकल जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगी। बेहतर है कि दिमाग। तभी त्रिशा कहती है, पढ़ाई पर लगाओ, है ना? मैं जानती हूँ सर, आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, पर क्या है ना कि हर कोई आपकी तरह रोबोटिक दिमाग का नहीं होता। मैं तो इंसान हूँ ना, प्यारी सी छोटी सी। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मजा आता है और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है सर, और मैं पढ़ाई कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। अविराज जो कि गाड़ी को फाइनली कॉलेज के अंदर ले आकर पार कर चुके थे। त्रिशा की नजर इस वक्त अपने ठीक साइड के मिरर पर पड़ती है और फिर उसे कुछ एक चीज नोटिस हुआ था कि अभी तक तो कुछ गाड़ियां अविराज की गाड़ी को फॉलो कर रही थी, लेकिन कॉलेज के अंदर आते ही वो सारी गाड़ियां अब पूरी तरह से वहां से फरार हो चुकी हैं। सबके सब अब यू टर्न ले चुके थे वहां से, और वो सारी गाड़ियां ब्लैक कलर में थी, जैसे कि एक सीक्वेंस बना करके वो अविराज का पीछा कर रही हूँ। इस बारे में त्रिशा कुछ सोचती तो है, लेकिन फिर खुद से कहती है, रोना होगा, इनका कौन पीछा करेगा, और इन्हें डराने की हिम्मत करने वाले में तो वाकई बहुत गट्स होगा। लेकिन कसम से अगर इनका कोई राइवल होता ना, मैं तो उसी की टीम में भाग जाती और फिर इनकी इतनी पुंगी बजाती ना। और ये सारी बातें वो अपने एक्सप्रेशंस को बदलते बदलते कर रही थी। तभी एक और आवाज पड़ती है, अरे अविराज! ये शिवाय थे।
पीछे मुड़ते हुए विराज जो शिवाय की तरफ देखते हैं और फिर साइड से उन्हें हक करते हुए कहते हैं, क्या बात है, आज काफी जल्दी आ गए तुम, वरना हमेशा तो लेट ही रहता है तुम्हारा। शिवाय और विराज एक साथ चल रहे थे, नहीं त्रिशा जो कि उन दोनों के बीच में। शिवाय एक बार विराज की तरफ देखते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं, तू तो जानता है ना, अब सुबह उठने की आदत नहीं है मेरी, पर अब उठना पड़ रहा है। ऐसे भी कॉलेज वॉलेज वाली लाइफ मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं तो सोच रहा हूँ फिर से अपने बिजनेस में उतरूं, जब मन चाहे तब जाऊं, जब मन चाहे। लेकिन तभी अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, खबरदार जो प्रोफेसर की जॉब को क्विट किया था, यहीं पर मिलना चाहिए तो मुझे हर दिन, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। और बिजनेस करना है तो फिर उसे साइड में रख, लेकिन ये तेरा मेन काम होना चाहिए। बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहने से इंसान के दिमाग का स्ट्रेस गायब हो जाता है। तभी इस बात पर धीरे से कोई कहता है, हाँ, क्योंकि सारा स्ट्रेस तो वो लोग बच्चे को दे देते हैं ना, प्रोफेसर क्या जाने बच्चों की जिंदगी का दर्द। शायद इस बात पर हल्का सा मुस्कुराए थे और फिर जाकर के वो नोटिस करते हैं कि एक और शख्स है जो कि अविराज के ठीक बगल में चल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि वो इतनी ज्यादा छोटी थी अविराज के कंपैरिजन में कि शिवाय उसे नोटिस ही नहीं कर पाए थे। और फिर धीरे से कहते हैं, तुम तो त्रिशा हो ना? ओ मिस त्रिशा, तो आप इनके साथ ही आती हैं? अविराज को वो देख कर के हल्का साइविंग भी कर दिए थे, लेकिन अविराज इस बात पर बस उसे घूरते हैं और फिर शांति से उसे चुप रहने का इशारा कर देते हैं। शिवाय भी इस बात पर क्या ही करते। अब वो दोनों स्टाफ रूम में जा चुके थे और जाते जाते भी अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, डायरेक्टली क्लास में और कहीं नहीं। वो भी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, यस प्रोफेसर। सारे बच्चे नोटिस कर रहे थे कि आज ये लड़की प्रोफेसर की गाड़ी में आई है, और इस बात पर सब लोग हल्का हल्का आपस में गॉसिपिंग भी करने लगे थे। और उन लोग की खुसर पुसर से अब त्रिशा को बहुत ही इरिटेशन हो रही थी, जिससे वो अब काफी तेज तेज कदमों से अपने क्लास के अंदर एंटर हो ही जाती है, जहां नताशा पहले से ही मौजूद थी, मगर सारा आज थोड़ा लेट कर दी थी आने में। नताशा के बगल में बैठने के बाद जब त्रिशा को वो नोटिस करती है तो त्रिशा अपने बुक पर ही सिर्फ अपनी नजरें गड़ाई हुई थी। बस उसे एक गुड मॉर्निंग करने के बाद लगातार वो पढ़ाई पर ही अपनी ध्यान रखी हुई थी। तभी एक लड़का जो कि उसके ठीक पास आकर के खड़े होते हुए कहता है, हे माई सेल्फ अमन, तुम पढ़ाई कर रही हो? तभी त्रिशा जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, मजबूरी में यही करना पड़ेगा मुझे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अगर होता तो मैं पक्का उसी तरफ भागती, लेकिन नहीं है मेरे पास। तभी उसके ठीक बगल में एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था नीरज, और वो त्रिशा की तरफ देखकर हल्का सा हंसते हुए कहता है, अच्छी बात है, पर इतना भी मत पढ़ो कि तुम्हारा दिमाग ही फ्राई हो जाए एकदम। वैसे फर्स्ट आज अविराज सर का ही क्लास है ना, उनका होमवर्क तो प्रिपेयर कर लिया ना तुम सबने? इस बात पर त्रिशा कहती है, उन्होंने कल कोई होमवर्क दिया था क्या? नताशा जो हैरानी से कहती है, तूने फिर से होमवर्क नहीं कंप्लीट किया? त्रिशा भी अपना मुंह खोलते हुए कहती है, पर उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? आप वो तो मुझे पढ़ा रहे थे और उन्होंने मुझे होमवर्क का क्यों नहीं बताया? ओह शिट, जानबूझ करके मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं। और ये बात उसने काफी तेज बोली थी कि आधा क्लास सुन गया था। तभी नताशा कहती है, क्या बातें कर रही है, साथ में ही तो पढ़े थे सब। अब जाकर के त्रिशा को याद आया था कि उसे ये नहीं बताना है कि अब वो तो प्रोफेसर के घर पर रह करके पढ़ रही है। जैसे अविराज सर क्लास में एंटर होते हैं, त्रिशा जल्दी जल्दी अपने होमवर्क को इस वक्त नताशा की कॉपी से लगातार लिखे जा रही थी। अविराज का पहला क्वेश्चन यही था। उनके चेहरे पर हल्का स्मार्क था और वो काफी तेज आवाज में पूछते हैं, होमवर्क डन है ना सबका? वरना पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। लेकिन सारे लोग कल त्रिशा की हालत देखे थे, उसके बाद भला कौन था जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो होमवर्क ना करे? इस बारे में सारे लोग सोच तो रहे थे, लेकिन तभी त्रिशा जो कहती है, ये मेरे साथ बार बार चीटिंग क्यों करते हैं, इतने बड़े नोट्स हैं, कैसे कॉपी करूं? फिर वो नताशा की तरफ देखकर कहती है, आज का क्या पनिशमेंट होगा? नताशा जो अपने सर को बस इधर उधर हिला दी थी और फिर अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। वैसे ये होमवर्क देना तो बच्चों की हरकत है, पता नहीं क्यों सर होमवर्क देता है, शायद उनका तो टारगेट ही होता है पनिशमेंट देना। त्रिशा कहती है, और वो भी मुझे, कितने गंदे हैं, 5 घंटा पढ़ाने के बाद भी ये नहीं बताया कि होमवर्क दिया, मैं भूल गई थी। अविराज जो कि अब सारे बच्चों के कॉपीज को आगे की तरफ अब ले आने का इशारा कर देते हैं। सारे बच्चे अपने कॉपीज को ले जाकर के काउंटर पर रख दिए थे, मगर एक लड़की थी जो कि बस मुंह बनाए खड़ी थी। और तभी अविराज जो कि उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या बात है, होमवर्क डन है ना आपका? आइए कॉपी दीजिए। लेकिन तभी इस बात पर त्रिशा जो कि अपने हाथ में कॉपी तो पकड़ी थी जिसमें सिर्फ 2 से 3 लाइन ही भी लिखे थे उसने,
और नीचे की तरफ जाते हुए कॉपी को जोर से काउंटर पर पटकते हुए कहती है, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। अविराज जो अपने चेहरे पर एक तिरछी स्माइल लाते हुए हल्का सा गर्दन को टल्ट करते हुए कहते हैं, तो अपना गुस्सा अपने काबू में रखना, वरना खामखा अगर मुझे गुस्सा आ गया तो रो दोगी यहीं पर। इस वक्त त्रिशा का मन कर रहा था कि ये जो शख्स उसके सामने खड़ा है, अगर उसका वो मुंह नोच ले तो उसे कितना सुकून मिले, और वो अपने बस नेल को अपने हाथों में गड़ा कर रह जाती है और फिर कहती है, आज कौन सा पनिशमेंट देने का इरादा है। अविराज जो उसकी तरफ धीरे से आगे बढ़ते हैं और सारे क्लास के बच्चों के सामने ही उसके काफी क्लोज आकर के उसके तरफ हल्का झुकते हुए कहते हैं, केबिन में, आज तुम्हें केबिन में पनिशमेंट मिलेगी। सर का होमवर्क ना करना पता है बच्चों के लिए कितना डेंजरस साबित होता है। इस बात पर त्रिशा अपने चेहरे को, मुझे तो ये बात नहीं पता, लेकिन आपको भी शायद ये बात नहीं पता कि अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं आपका क्या हश्र करूंगी। बहुत तंग कर रहे हैं आप मुझे। अविराज जो बस उसे अपने सीट पर जाने का इशारा कर दिए थे, और आज उनकी पढ़ाई तो खत्म होती है, लेकिन आज उन्होंने किसी भी बच्चे की कॉपी चेक नहीं की थी। बस वो ऊपर की रखी कॉपी को अपने हाथ में लेते और फिर इशारे से किसी को केबिन में बुलाए थे। और त्रिशा समझ गई थी कि आखिर ये कौन हो सकता है जिससे अविराज इतने प्यार से केबिन में बुला रहे हैं। वो मुंह बनाते हुए कहती है, फिर से पनिशमेंट यार, फिर से पनिशमेंट, थक गई हूं मैं। सारे बच्चों को उस पर दया आ रही थी। अमन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अविराज सर हमेशा बेचारे को क्यों इतना तंग करते हैं। वो केबिन के अंदर जाती और मुंह बनाते हुए कहती है, बताइए, कान पकड़कर खड़ा रहना या फिर हाथ ऊपर करके। अविराज जो कॉपी को एक साइड में रखते हुए काउंटर पर वो टेक लगा करके बैठे हुए थे और फिर उसे अपने तरफ आने का इशारा करते हुए कहते हैं, इधर आइए डॉक्टर त्रिशा। त्रिशा जो अपने हाथों को पीछे किए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहती है, यस सर। उसने बहुत ज्यादा गुस्से में ये बोला था। अविराज जो उसके गालों को पकड़ते और जोर से उसे पिंच करते हुए कहते हैं, टोन तो देखो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से? एक तो गलतियां करती हो, ऊपर से मेरी आंखों में आंखें डाल करके इस तरह से मुझसे बात कर रही हो। त्रिशा जो चिल्लाते हुए कहती है, गलती आपकी है। 5 घंटा पढ़ाया था आपने कल, मुझे बता नहीं पा रहे थे, होमवर्क भी दिया है और आप ही तो पढ़ा रहे थे ना। मुझे होमवर्क ना कंप्लीट करवाना, इसमें आपकी गलती है, तो पनिशमेंट आधा आधा। इस बात पर अविराज उससे कहते हैं, ये लो लंच करो, तुम्हें भूख लगी होगी। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, भूख तो मुझे लगी है, लेकिन अब वो मर चुकी है, मुझे नहीं खाना और मैं रिसेस में खा लूंगी। अविराज उससे कहते हैं, रिसेस में नहीं खा पाओगी, क्योंकि रिसेस में तुम्हें मेरे केबिन में बैठकर पढ़ाई करनी है और जितने होमवर्क तुमने कंप्लीट नहीं किया है उसे तुम 5 टाइम्स लिखने वाली हो। ये सुनते ही त्रिशा की सांसें जोर से बढ़ चुकी थी और फिर वो एक बार टिफिन की तरफ देखती है और फिर एक बार उनकी तरफ और उन्हें घूरते हुए कहती है, आपको मुझ पर दया नहीं आती है? अविराज उससे कहते हैं, तुम्हें स्पेशल डॉक्टर बनना है, फॉरेन में जाना था तुम्हें, तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलनी चाहिए और वही दे रहा हूं मैं तुम्हें। चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करो और मेरा होमवर्क कंप्लीट करना शुरू करो। मेरे शिवाय सर का लेक्चर है इस टाइम, मैं जा रही हूँ अपने क्लास में। ये खाना आप खुद खाइए और होमवर्क मिल जाएगा आपको 5 टाइम्स, घर पर दिखा दूंगी। और ये बोलकर वो वहां से अभी जाती उससे पहले ही अविराज जो थोड़ा तेज आवाज में सख्ती के साथ पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेरे शिवाय सर? उनके स्टोर में उनके ऑब्सेशन साफ तरीके से नजर आ रही थी। कितना जेलस हो गए थे बेचारे। उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अविराज जो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने, मेरे शिवाय सर? प्यार से त्रिशा अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ प्रोफेसर हो तो शिवाय सर जैसा, वरना आप जैसे प्रोफेसर से तो बच्चों को सिर्फ नफरत हो सकती है। कितना गुस्सा दिलाते हैं आप मुझे। और मैं जा रही हूँ उनकी क्लास अटेंड करने। और ये बोलकर कि वो अपने बालों को हल्का सा पीछे की तरफ करती है और फिर वहां से बाहर की तरफ निकल जाती है बिना उनसे परमिशन मांगे। अविराज जोर से अपने हाथों को काउंटर पर मारते हुए कहते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, मेरे होते हुए शिवाय सर को मेरा बोल रही है? इसकी तो मैं, घर चलो बताता हूँ तुम्हें।